हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, वो चाहे आपका प्री का हो या मेंस का हो। देन जो यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है और इसी के साथ जो स्टेट पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है, डिफरेंट स्टेट पीसीएस का, उसके लिहाज से चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और प्लस हमारी टीम और हमारा जो खुद का अनुभव रहा है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, सिलेक्शन का, ये सभी चीज इस सभी के हिसाब से हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो हर आर्टिकल का मैं समरी बताऊंगा, इन शॉर्ट समझाऊंगा एंड आई होप आपका जो फाउंडेशन है वो क्लियर है। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है और आप एकदम नए हैं, बिगिनिंग से आप चीज़ों को जानना और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज दिया जाएगा। हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया जाएगा बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, और उसी के साथ आपको रेगुलर टेस्ट, आंसर राइटिंग, पर्सनल मेंटोरिंग भी दी जाएगी, जिसके तहत आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा। और इसी के साथ बहुत अच्छा पढ़ने का माहौल भी है, इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है जो कि अवेलेबल रहेगा स्पेशली फॉर जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है। ओके, बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। और ध्यान रखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो देखते हैं एक गौरवमय समय, एक आपका प्राउड का मूवमेंट जो आपके कल लॉन्च हुआ, एक्सियम 4 स्पेस मिशन। ओके, तो इस मिशन के बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है ऑलरेडी। तो हाल ही में जब मिशन लॉन्च हुआ तो इसके रिगार्डिंग जो चीजें हमने देखी थी उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो मिशन का नाम एक्सियम 4 है। एस्ट्रोनॉट अगर आप देखें तो 4 एस्ट्रोनॉट्स है इसमें। ओके, हंगरी से है, तो सभी का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो तिबोर कापू, ओके, हंगरी से है। मिशन स्पेशलिस्ट है शुभांशु शुक्ला जी है, इंडिया से है, फिर यूएसए से है और पोलैंड से है। ओके, तो देश प्लस इनके एस्ट्रोनॉट्स के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। तो जो हमारे देश से हैं शुभांशु शुक्ला जी, जो इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, तो ये रहेंगे आपके ग्रुप कैप्टन। तो क्या पोस्ट में है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ध्यान रखना है। लॉन्च का जो डेट है आप देख सकते हैं 25 जून 2025। तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से। व्हीकल कौन सा इस्तेमाल किया गया है? फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है फॉर लॉन्चिंग। और जो क्रू जाएंगे वो है आपका ड्रैगन क्रू कैप्सूल। और ये दोनों ही जो आपका रॉकेट है प्लस जो आपका जो क्रू कैप्सूल है, ये डिजाइन किया गया है बाय आपका स्पेस एक्स के द्वारा। ओके, ड्यूरेशन कितना है? 14 डेज ये ऑर्बिट करेगा। ओके, 60 प्लस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जाएंगी अक्रॉस 31 नेशन। ओके, और ये इंडिया के लिए हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, और कौन से देश के कोलैबोरेशंस में बना है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और 41 ईयर्स बाद कोई इंडिया से जा रहा है। तो पहले जो आपके एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गए हैं लेकिन स्पेस स्टेशन में नहीं गए हैं, वो है राकेश शर्मा जी 1984 में। ओके, जो सोवियत मिशन का, सोवियत यूनियन का जो मिशन था, सोवियत यूनियन मतलब आज का जो रशिया, तो उनका जो सोयूज T11 मिशन था उसमें गए थे। ओके, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी मेंस के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है वो हमें देखना जरूरी रहेगा। बाकी ये प्रीलिम्स के लिहाज से तो आपने देख ही लिया। ओके, तो मेंस के लिहाज से, और ये थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। 75 में हमने पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ रशिया। ओके, 84 में राकेश शर्मा जी, अभी देखा
फिर 2007 से लेके 24 तक बहुत सारे मिशन हमारे रहे हैं। आदित्य L1 मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो, मंगलयान मिशन हो, ओके। फिर स्पेस डॉकिंग स्पेडएक्स मिशन हो, जिसको स्पेस डॉकिंग अनडॉकिंग मिशन कहा जाता है। PSLV C सीरीज हो, या फिर गगनयान जो आने वाला मिशन है वो हो। अभी हाल ही का जो अचीवमेंट है शुभांशु शुक्ला जी का, वो हमने देखा। तो अभी इसका मेंस के लिहाज से अगर देखें तो ये मेंस का लिहाज हम इसमें देख सकते हैं। जियोपॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल डायमेंशन से कैसे पूछे जा सकते हैं। यूएस इंडिया स्पेस कॉरपोरेशन हम कोऑपरेशन देख सकते हैं। कमर्शियल स्पेस रेस हम इसमें देख सकते हैं किस तरीके से PPP आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो रहा है। सॉफ्ट पावर का एक प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रास्ते में आप देख सकते हैं कि आपके जो इनोवेशन है, माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करना, ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिसर्च करना, ओके। स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिसिन में आपका हमारा और भी आउटरीच बढ़ना, इनोवेशन बढ़ना, ओके। तो ये सभी चीजें आप मेंस के लिहाज से मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो इसमें नेशनल डायमेंशन, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, ओके, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो इन फ्यूचर हम भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट मिशन के लिए जो इक्विपमेंट्स है, ओके, वो चीजें हम बना सकते हैं। और स्पेस सेक्टर में हम जो सफलता प्राप्त करनी है वो कर सकते हैं। प्लस अब क्या है, जब स्टेट PCS दे रहे हैं तो अपने स्टेट का जो लिंक है वो भी देखना जरूरी है, वो भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो हर स्टेट का अपना क्या करना जरूरी है कि जो आपके स्टेम का आपका अपॉर्चुनिटी है उसको देना जरूरी है, ताकि स्पेस में, ओके, डिफेंस में, इन फील्ड में काम कर सके। तो ये हो गया मेंस के लिहाज से, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स टू इम्पैक्टफुल पॉलिसीज। तो अभी इनकन्वीनियंट ट्रूथ क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फिर आपका जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो कई तरह की एनवायरनमेंट की जो दिक्कतें हैं वो हम देख सकते हैं। तो इसमें इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है वो काफी जरूरी रहता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अभी अगर आप अथर्व वेदा से चालू करें तो, ओके, तो अथर्व वेदा में हमारा जो इथोस है, ओके, ववंतु सुखे नाम, इट मीन्स मे ऑल बींग्स बी हैप्पी। तो सभी को खुश रहना है, सुखी रहना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कल्चरल एनवायरमेंटल जो कंटिन्यूटी है उसको हमें रखना जरूरी है। तो हमारे जो आपके ट्रेडिशनल नॉलेज है कि हम किस तरीके से पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों को सुरक्षा देते हैं, नदी चढ़ने को सुरक्षा देते हैं, तो ये हो गया हमारा कल्चरल एनवायरमेंटल जो कंटिन्यूटी है वो। फिर आप इंडिक सिविलाइजेशनल इथोस देख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कोल के पत्ते में खाना खाना, ओके, या फिर आपके पत्तों से आपके डिस्पोजेबल्स बनाना, ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, थर्माकोल। तो ये हमारी क्या है, इंडिक सिविलाइजेशनल इथोस है, ओके। जो कि आज के समय पे हमारे देश में भी क्या है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस आ गई है। ये एक आपका क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न वैल्यूज का प्रभाव है, ओके। फिर आप मॉरल एंड फिलोसॉफिकल क्लेम में अगर देखें तो जो वासुदेवा कुटुंबकम है कि जो अर्थ है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ओके, उससे पता लगता है कि भारत क्या है, सिर्फ अपने देश के, अपने कल्चर की नहीं, पूरी दुनिया की चिंता करता है, क्योंकि हमारा जो फिलोसॉफी है वो हमें यही सिखाता है, ओके। तो मुंडका उपनिषद का, मुंडका उपनिषद नहीं, सॉरी, महा उपनिषद से जो लिया गया है वासुदेवा कुटुंबकम। फिर मुंडका उपनिषद से अगर देखें सत्यमेव जयते, ओके। तो इसको अभी क्या किया गया है, हमारा जो इंडियन फिलोसॉफी है उसको एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया गया है। तो अभी एग्जाम में क्या है, मेंस में कभी आपको चीजें लिंक करके पूछी जा सकती है कि हमारे फिलोसॉफी में, हमारे कल्चर में, हमारे इथोस में ऐसे क्या सिविलाइजेशनल वैल्यूज है जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे ववंतु सुखेना, ओके, तो मे ऑल बींग्स बी हैप्पी। तो इसमें मे ऑल बींग्स मतलब इसमें ह्यूमन बींग एज वेल एज आपके जो अदर लिविंग बींग है सभी के बारे में चर्चा की गई है। फिर वासुदेव कुटुंबकम की वन अर्थ वन फैमिली वन फीचर। तो ये सभी चीजें क्या दिखाती है, इंडिया का जो बड़प्पन है वो दिखाती है कि हमें जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है उसके लिए सभी को साथ लेके चलना होगा। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। फिर आपके CDRI लिया है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। फिर आप देख सकते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ताकि हम ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिट कर सके। फिर G20 का प्रेसिडेंट में आप देख सकते हैं वासुदेवा कुटुंबकम। तो ये हमारे मॉडल कैंपस को दिखाता है कि किस तरीके से हम वर्ल्ड को एक फैमिली मानते हैं और वर्ल्ड का प्रॉब्लम जैसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, ओके।
फिर आप नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं गवर्नमेंट ने और क्या स्कीम ली है देश के अंदर, नेशनल अडेप्टेशन फंड, फिर आपके पीएम कुसुम फॉर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उज्ज्वला स्कीम फॉर एलईडी बल्ब टू सेव एनर्जी, ओके, मिशन लाइफ, तो किस तरीके से हम लाइफस्टाइल को चेंज करके क्लाइमेट चेंज को हॉल्ट कर सकते हैं। फिर विकसित भारत बाय 2047 में हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि हम इकोलॉजी एंड इकोनॉमी को साथ में लेके चले। ओके, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में पूछी जाएंगी। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा, ओके, और जो मेंस है उसमें आपको डिफरेंट इनिशिएटिव के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सभी चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं। प्लस हमारा जो कल्चरल इथोस है, सिविलाइजेशनल इथोस है, वो सभी चीजें हमें कैसे मदद कर रही है आपके इंटरनेशनल लेवल पे अलायंस करने के लिए, ओके, ताकि हम एक साथ एक गुट होके जो प्रॉब्लम है उससे लड़ सके। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस के लिए, ओके। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है केमोथेरापी ड्रग्स मेड बाय इंडियन कंपनीज फेल क्वालिटी टेस्ट। तो स्टडी कह रहा है कि जो केमोथेरापी ड्रग्स बनाई जाती है बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो उन ड्रग्स में क्या है, बहुत सारे आपके क्वालिटी में प्रॉब्लम दिखाई गई है। जो एक्टिव आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं या तो कम रहता है जिसके वजह से ट्रीटमेंट जो है इफेक्टिव नहीं होता है, या फिर ज्यादा रहता है जिसके वजह से क्या होता है आपका ये टॉक्सिसिटी में तब्दील हो जाता है और इसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इससे अभी क्या किसमें असर पड़ेगा, अभी ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड का जो फार्मेसी बनने जा रहा है, जो हम फार्मेसी में मेडिसिन में हमारा जो आपकी अचीवमेंट्स है, वो सभी चीजें क्या होंगी, इसके वजह से क्रेडिबिलिटी लूज करेंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है, ओके, ड्रग्स को लेके डीजीसीए है, तो इन सभी को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रखना जरूरी रहेगा इन चीजों में, एक्सपोर्ट में हो या फिर देश के अंदर इस्तेमाल में हो, ताकि हमारा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है उसको हमें बनाए रखने के लिए हमें ट्रस्ट जो है उसको आपका बरकरार रखना जरूरी है। क्योंकि जब ट्रस्ट होगा तभी क्या है, प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होंगी। एक बार अगर आपका ब्रांड का बदनाम हो जाता है, देश का बदनाम हो जाता है, तो चीजें बाहर नहीं बिकती है और उससे क्या है, इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो मेडिसिन मार्केट है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें क्वेश्चन मार्क रेस होता है। तो अभी क्या है, फार्मेसी को लेके किस तरीके से हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टॉपिक पे नहीं पूछा जाएगा। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो आपके एडवांटेजेस है उसको हमें और बढ़ाना है और जो डिसएडवांटेजेस है उसको हमें मिटिगेट करना है, ताकि हम आपके क्या कर सके, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने में सफलपूर्वक सफलता प्राप्त कर सके। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज या फिर मेरिट और डीमेरिट के हिसाब से अगर देखें, या फिर आप पोटेंशियल और चैलेंज के हिसाब से देखें, तो चैलेंज में आप केमोथेरेपी ड्रग के बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं। फिर जो हाल ही में कफ सिरप का जो इशू आया था कि जो कफ सिरप है, डुप्लीकेट कफ सिरप का सर्च होना, या फिर कफ सिरप में ऐसे सब्सटेंसेस रहना जिसके वजह से आपके दूसरे देशों के जो चाइल्ड है, स्पेशली अफ्रीकन नेशन के वहां डेथ होना। तो ये सभी हमारी क्या है, चैलेंजेस है, इनको हमें टेकल करना होगा टू बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करता है अ लॉफ्टी कॉन्सेप्ट, अ गवर्नर एंड अनवांटेड कंट्रोवर्सी। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये क्या कंट्रोवर्सी है, हाल ही में आपके केरला में, ओके, जो राजभवन है, जो गवर्नर का हाउस होता है, तो गवर्नर साहब ने क्या किया, भारत माता का जो स्टैचू है उसको लगाया है। तो इससे क्या है, केरला की गवर्नमेंट ने इसको आपका ऑब्जेक्शन दिखाया है, इसको क्रिटिसाइज किया है कि भारत माता का जो स्टैचू है वो आपका कोई नेशनल सिंबल नहीं है, इसको फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे डेवलप किया गया था बाय अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ओके। और आनंद मठ में हमने वंदे मातरम अर्थात जो हमारा भारत माता है, हेल मदर इंडिया, वो आपका कंसेप्ट आया था। तो इसीलिए अभी क्या है, जो भारत माता का कंसेप्ट है या फिर भारत माता का जो स्टैचू है या फिर पिक्चर है, वो आपका अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा कोई आपका प्रोविजन नहीं है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे नेशन ने या फिर हमारे जो लेजिटिमेट लॉ है उसने नेशनल एंथम को, ओके, फिर आपके नेशनल फ्लैग को, ओके, फिर नेशनल एम्बलम, इनको रिकॉग्नाइज किया है, ओके।
तो इनके अलावा अगर कोई हम सिंबल यूज करते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होना चाहिए, तो वही एक कंट्रोवर्सी इसमें आई है। तो अभी कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं, बाकी इससे हम और क्या सीख सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। 1982 में आनंद मठ, ओके, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था, तो ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है। ओके, वही आनंद मठ में ही क्या है, जो आपका स्लोगन है वंदे मातरम, वो वहां से ही सर्च हुआ है। फिर 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर जी, जो एक आपके काफी फेमस पेंटर रह चुके हैं, उन्होंने भारत माता का जो पिक्चर है पहले दिया था ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ओके, फिर 1910 से 1947 तक भारत माता बिकम्स ए रिलाइंग क्राई बट नो फिक्स इमेजेस एवर अडॉप्टेड ऑफिशियली, तो कोई ऑफिशियली इमेज अडॉप्ट नहीं किया गया था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद फ्लैग, एंथम एंड एम्बलम को ही अडॉप्ट किया गया है। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, तो इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है। और थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप चीजों को देख लीजिएगा कि क्लियर प्रोटोकॉल होना जरूरी है, किस चीज को यूज करना है, किसको नहीं करना है इन ऑफिशियल गवर्नमेंट इवेंट्स। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, इन सभी चीजों में हमें ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ओके, और हमें कोई भी सिंबल एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, उसके लिए पार्लियामेंट सबसे अच्छी जगह है जहां हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक डिबेट को एनकरेज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनाबलिंग वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स। तो अभी इसमें मुद्दा क्या है, ध्यान रखिएगा कि हम वोटिंग कहाँ कर सकते हैं, जो जिस रेसिडेंसी में जहां पे हमारा आपका वोटिंग, जिस कंस्टिट्यूएंसी में हमारा वोटर लिस्ट में नाम है। तो अभी क्या होता है, बिहार का इलेक्शन आ रहा है और बिहार के जो पॉपुलेशन है वहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट काम की खोज में, काम की तलाश में डिफरेंट आपके इंडस्ट्रियल शहर में जाते हैं या फिर जहां अपॉर्चुनिटी है वहां मूव करते हैं। तो इससे अभी क्या होता है, बिहार का जो नेक्स्ट अभी चुनाव होने वाला है साल भर के अंदर, तो अभी वहां क्या होगा, आपका जो वोटर टर्नआउट होगा वो बहुत कम रहेगा। अगर पास्ट के देखें तो लगभग आपके 56% वोटर टर्नआउट है। ओके, मतलब आपके 44% लोगों ने वोट ही नहीं किया है। तो ये क्या हो जाता है, आपका जो डेमोक्रेसी है उसमें आधे लोगों का वोट ना कर पाना ये सही नहीं है। जो वोटिंग राइट्स है वो आपका बरकरार रहना चाहिए। ओके, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक आपकी प्रॉपर लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन सके विथ प्रॉपर वोटिंग। तो नेशनल एवरेज है 66%, बिहार का एवरेज है 56%, तो ये काफी एक चिंता का विषय है, कंसर्न है। तो क्या इसमें हम माइग्रेंट्स के वोटर राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं कि जो माइग्रेंट जहां है वहीं से वो वोट कर सके, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती है, ओके, सिर्फ एक वोट के लिए, और वोट को ऐसा माना जाता है कि बहुत जरूरी नहीं है, इसके लिए छुट्टी क्या क्यों चाहिए। तो इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, माइग्रेंट वोटर्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जिस तरीके से पोस्टल बैलेट के जरिए डिफरेंट, जैसे गवर्नमेंट जो आपके आर्म फोर्सेस में है वो जैसे पोस्टल बैलेट कर सकते हैं, तो उसी तरीके का एक कंसेप्ट लाया जाना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्या है, अभी न्यूज में आया है, तो इन फ्यूचर क्या है, इंटरव्यू में हो, मेंस में हो, कहीं पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई थी। 2023-24 में रिमोट वोटिंग मैकेनिज्म को डेवलप करने की कोशिश की गई थी बाय ईसीआई, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 26। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो अभी रिमोट वोटिंग मशीन्स के लिए जब ये आया तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो इसीलिए इसको एक बार हॉल्ट कर दिया गया। ओके, तो अभी और आप क्या देख सकते हैं इसमें, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, तो इसमें अभी आपके कौन से प्रपोज्ड वोटिंग मेथड है, ओके, और क्या की चैलेंजेस है। जैसे इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए अगर घर जाके वोटिंग का व्यवस्था की जाए तो लॉस ऑफ वेजेस होता है। ओके, आपके वेजेस लॉस होना, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, ऑन पुलिंग डे, तो ये सभी चीज के लिए क्या है, आपके घर से ही वोट ना करके जो व्यक्ति जहां काम कर रहा है उसी जगह पे आपका वोट करना जरूरी है। और अगर हम देखें कि आपके स्टेट के अंदर ही टेम्पररी जो आपका जो व्यक्ति रह रहा है उसको अगर वही वोटिंग राइट्स दिलवाना है, ओके, और इलेक्टोरल रोल में नाम दिलवाना है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए। ओके, क्योंकि लोकल रेसिडेंस का जरूरत होता है। तो ये सभी चीजों के लिए क्या होती है, प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। ओके, आपके डिफरेंट आइडेंटिटी, लोकल रेसिडेंस का ये प्रूफ वो प्रूफ, तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो माइग्रेंट वोट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक काफी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, अगर आता है इन फ्यूचर तो जरूरी है। जैसे आपके आर्म फोर्सेस मॉडल जो है
उसको अप्लाई किया जा सकता है पोस्टल बैलेट वाला। ओके, बस ध्यान रखना है कि आपका एक व्यक्ति जो है वो ये इंश्योर करे कि वो व्यक्ति जिस जगह पे माइग्रेंट हो चुका है उधर उसका वोटर लिस्ट में नाम ना रहे। ओके, वो उसका अगर उधर रहे तो वो बिहार में वोट या फिर अदर स्टेट में वोट ना कर सके। तो ये बस चैलेंजेस है। तो इन चैलेंजेस से निपटना जरूरी है कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर लिस्ट नहीं होना चाहिए या फिर आपके एरर नहीं होना चाहिए नाम की एंट्री में। एक इंसान का एक जगह पे ही आपका वोटिंग का प्रावधान जो है उसको इंश्योर किया जाना जरूरी है फॉर पोस्टल बैलेट या फिर माइग्रेंट वोटिंग फ्रॉम रिमोट प्लेसेस। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है द मिडिल क्लास सीम्स मिसिंग फ्रॉम आवर ग्रोथ स्टोरी। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में अभी आपका जो रेपो रेट है उसको भी घटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने भी आपके टैक्स की छूट दी गई है। इसके बाद भी क्या है, आपके जो देश में कंजम्पशन है, स्पेशली मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन वो सर्ज नहीं हुआ है। क्योंकि ध्यान रखिएगा एक देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करता है वो है मिडिल क्लास। तो अभी हमारे देश में मिडिल क्लास को हम पीछे छोड़ के आप हमारे देश की अर्थनीतिक व्यवस्था को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास है जो जिसके पास क्या है एक हिसाब का इनकम होता है और जो क्या करता है डिफरेंट चीजों की डिमांड करता है डिफरेंट लेवल पे। तो इसीलिए अभी जरूरी क्या है, जो मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के अंदर अगर आपके आज के समय पे आप देखें, एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ज्यादा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ज्यादा है। देन आप देखिए तो सेविंग्स भी कम होती जा रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम की वजह से जो आपके अर्बन मिडिल क्लास है या फिर आपके रूरल मिडिल क्लास है, ये पैसे खर्च करने से आपके डर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि मिडिल क्लास के जो इनकम स्टेबिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसको आपका इंश्योर किया जाए स्टेबल तरीके से। अदरवाइज क्या है, हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं विदाउट मिडिल क्लास। ओके, तो किसी भी सोसाइटी में जहां मिडिल क्लास आपके का कंडीशन अच्छा है, उस सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सभी क्या रहती है, बहुत सही रहती है। तो इसीलिए कभी इन फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको मेंस में मिडिल क्लास का जो रोल है वो पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसमें की जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास क्या है, अभी ये आपका एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है। फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या है, तो जो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है। तो मिडिल क्लास क्या करते हैं, बहुत सारी नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग करते हैं, जैसे हॉलीडे में जाना, लग्जरी आइटम्स करना, ओके खरीदना। इन सभी चीजों को हमें वापस रिवाइव करना जरूरी रहेगा। अदरवाइज क्या है, देश की ग्रोथ हम बहुत ज्यादा नहीं अचीव कर सकेंगे। ओके, तो आपका अचीव 10% में ले जाने के लिए 6-7% से मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाना जरूरी है। तो उसमें सिर्फ टैक्स की छूट देंगे तो नहीं होगा, टैक्स के साथ ही, टैक्स छूट के साथ ही स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये सभी देनी जरूरी रहेंगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द एक्सिस ऑफ अपहीवल इन द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। तो अभी ध्यान रखिएगा, वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट होके रखा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। ओके, तो ईरान इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है और आपका कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन हो जाता है आपका पैलेस्टीनियन कॉज। तो अभी क्या है, मिडिल ईस्ट में जो भी आपका इशू होता है उस इशू में दो एक्सिस में देश बढ़ जाती है। एक एक्सिस में आपका रहता है यूएसए जिसको सपोर्ट करता है, जैसे आपके इजराइल को, और अदर एक्सिस में क्या होता है आपका चाइना, फिर ईरान और रशिया एक एक्सिस में आ जाता है। तो जो एक्सिस पॉलिटिक्स हमने कब से देखा था, वर्ल्ड वार के समय से देखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, देन कोल्ड वार के समय। तो कोल्ड वार के समय भी क्या था, एक्सिस में बढ़ गया था, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर। यूएसए अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी विथ कैपिटलिज्म फैलाने की कोशिश कर रही थी, और इधर आपका रशिया जो था या फिर यूएसएसआर जो था वो आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विथ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पैटर्न फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्या हुआ था, टेंशन्स बढ़ रही थी और कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। ओके, तो इसके वजह से आप डिफरेंट प्रॉक्सी वार भी देख सकते हैं, लाइक कोरिया का भी विभाजन इसी की वजह से हुआ था। तो आज अगर वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबल लेवल में जो टेंशन्स चल रही है, तो उन टेंशन्स को क्या करना है, वर्ल्ड लेवल को एक्सिस में ना बट के उसको एक जगह बैठ के जो आपके अनजस्टिफाइड एक्ट है उसको
सुधारना ज़रूरी है, जो वार है उसको कम करना ज़रूरी है, जो कन्फ्लिक्ट का है उसको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सिस में जब बढ़ता है, जब कन्फ्लिक्ट होती है तो उससे इकोनॉमिक लॉस होता है, सोसाइटी का लॉस होता है। ओके, जो एजुकेशन का प्रोग्रेस है रुक जाता है, हेल्थ क्राइसिस आने लगती है, फूड क्राइसिस आने लगती है। ओके, तो ये सभी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होने लगता है, शेयर मार्केट वीक हो जाता है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हमें क्या करना ज़रूरी है, जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना ज़रूरी है, जाकि जो प्रॉब्लम है उसको हम कम कर सके। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट आर्टिकल। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।